बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद है दोस्त साहब आप खैर आफियत से होंगे। आपका दोस्त आमिर हक आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, नई स्ट्रीम के साथ हाजिर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वेडनेसडे का जो वीकली सेशन और एक टॉक होती है, उसमें ज़ैतून एफएम प्लस के ऊपर हम एक सीरीज़ का आगाज़ कर चुके हैं जो कि खालिक की कहानी मखलूक की ज़ुबानी के नाम से आप उसको जानते हैं। हमने 2 एपिसोड्स इसकी कर ली हैं जो कि ज़ैतून एफ़एम प्लस पर हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हैं, रिप्लाई टू एथिज़्म के प्लेलिस्ट के अंदर। और ये आज उसकी 3rd एपिसोड है जो कि अपने मौजू के एतबार से बहुत ही अहम है, निहायत ही मालूमाती है और एक मुख्तसर, एक बड़े ही खफीफ और बड़े ही छोटे से मसले के ऊपर, छोटे से टुकड़े के ऊपर हम बात करने वाले हैं। मगर उसके मुहय्यरुल उकूल किस्म के और चश्मकशा किस्म के, जो हैरान कर देने वाली, बल्कि अगर मैं कहूँ कि इंसानी अकल अंगुश्त बदंदा जिसे कहते हैं, फारसी की मिसाल, कि उंगली जो है वो मुंह में डल जाती है हैरत और इज़्तिराब से और जो एक परेशानी से कि यार ये कायनात किस तरीके से तख्लीक की गई और इसका निज़ाम किस तरीके से चल रहा है और क्या ये कायनात का निज़ाम किसी खालिक की तरफ इशारा करता है। तो इसीलिए हमने इस सेगमेंट का नाम रखा है खालिक की कहानी, नज़्म कायनात की ज़ुबानी। कायनात के अंदर जो ट्यून है उसकी ज़ुबानी हम इसको समझें। नाज़रीन, ये तीसरी एपिसोड होगी इस हवाले से और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमें प्रोफेसर हारून मूसा साहब ज्वाइन करेंगे, इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस स्ट्रीम को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि प्रोफेसर साहब जिस मेहनत से, दिक्कत से, जिस अरक्रेज़ी से वो ये सारी स्लाइड्स भी तैयार खुद करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में, एक प्लेजेंट फॉर्म के अंदर वो आपके सामने रखते हैं, ताकि हम इनसे चीज़ों को सीख सकें और नॉलेज गेन कर सकें। जो दोस्त अब आप आ रहे हैं वो लाइक भी करें और उसको शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये पैगाम हमारा आहिस्ता आहिस्ता पहुँचे और कोशिश किया करें कि हर लिंक को उस जगह पर शेयर करें जिससे वो मुतल्लका हो। यानी साइंस के लिए आप साइंस के ही लोगों को भेजें। अब हम अक्सर तौर पर देखते हैं कि जिन लोगों का साइंस से रुझान नहीं है वो इख्तलाफी मौज़ूआत पर बात करने को पसंद करते हैं, तो हम उनको जब लिंक भेजते हैं, ज़ाहिर बात है वो नहीं पसंद, उनकी तबीयत पर वो चीज़ गरां गुज़रती है, वो नहीं उसको एक्सेप्ट करते। तो उसका जो रिलेटिव बंदा होता है, ठीक है ना, जिसका, उसको ये लिंक भेजना चाहिए ज़रूर अपने दोस्तों में। किसी ना किसी दोस्त के पास ज़रूर कोई ना कोई एग्नोस्टिक किस्म की सोच होती है, कोई साइंस को प्रेफ़र कर रहा होता है, तो उनको ज़रूर भेजा करें लिंक हमारे प्रोग्राम का। इससे पहले कि प्रोग्राम की तरफ मैं आगे चलूँ, जैसे आप लोगों को पता है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप, टेक्स्ट और ऑडियो मुझे कर सकते हैं। प्रोग्राम के हवाले से मशवरा देना चाहें, ज़ैतून टीम के हवाले से कोई मशवरा देना चाहें, तो वो आप दे सकते हैं। ज़ैतून एफ़एम प्लस के ऊपर हम आने वाले दिनों के अंदर कुछ और भी प्रोग्राम्स करने वाले हैं, जिस तरह के कंपैरेटिव रिलिजन भी होगा, दुआ का मौजू कल मैंने उसको एड्रेस किया है, तो इंशाल्लाह उसका सेकंड पार्ट भी अनकरीब उस पर मैं बात करूँगा। इसके अलावा हम जो क्लाइमेट चेंज है, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट है, उसके ऊपर बात करने का इरादा कर रहे हैं। बस कुछ मसरूफियत काम की भी है, कुछ मौज़ूआत की भी है, कुछ खबरें भी इस तरह की जो है ना वो चलती रहती हैं। कुछ अपने निजी मसाइल भी हैं, तो उनको लेकर फिर ज़ाहिर बात है, मसरूफियत इस तरीके से चलती रहती है। मगर इंशाल्लाह मैनेज कर रहे हैं, बट ब बहुत अनकरीब बड़े ही इन अहम मौज़ूआत के ऊपर भी करेंगे। कुछ दोस्त अहबाब ने मुझे कहा, वो एक सीरीज़ मैंने सीरतुन नबी माश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बड़ा उनको पसंद आया था, मैंने 2 एपिसोड्स की थी। उस हवाले से वो कह रहे थे कि आप आगे करें। इंशाल्लाह उस पर भी मेरी नज़र है, मैं करना चाह रहा हूँ। मगर हकीकत ये है कि आप जब मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करना चाह रहे होते हैं, तो आपका इंतखाब करना जो है वो भी एक आज़माइश ही बन जाता है, कि किस तरीके से एक मौज़ू को जो हम लें और किस मौज़ू को हम छोड़ें। बहरहाल, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आज हमारी 3rd एपिसोड है, इस हवाले से प्रोफ़ेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको मैं स्क्रीन पर लेता हूँ और उनसे पहले बाकायदा मौज़ू का आगाज़ करने के लिए मैं एक तमहीद थोड़ी-सी रखूँगा, ताकि प्रोफ़ेसर साहब फिर उसके ऊपर साइंटिफ़िक एस्पेक्ट और एक आप ये समझें कि जदीद दौर में जो नोन इन्फॉर्मेशन हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर मिल सकी है, जिसको हम डिस्कस करेंगे आज, उनसे हम ले सकें। सबसे पहले मैं उनसे सलाम कर लेता हूँ। अहलन व सहलन सर, वेलकम ऑन द शो सर अगेन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू वेरी मच क्या आमिर हाल? भाई। वालेकुम सलाम, वेलकम। क्या हाल है आपके? प्रोफेसर साहब ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह
अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्हम्दुलिल्लाह A1 फर्स्ट क्लास। अच्छा प्रोफेसर साहब, इससे पहले कि मैं बकायदा आपसे चीज़ें पूछना शुरू करूं और टॉपिक्स की जो टॉपिक आज हमारा है उसकी तरफ हम जंप इन करें, मैं स्क्रीन के ऊपर बैनर दिखा रहा हूं जो आज की हमारी गुफ्तगू का मौजूए सुखन होगा। वो है जी, मिरेकल्स ऑफ अ सिंगल सेल। खुलिया जो होता है, खुलिया जिंदगी का जिससे आगाज होता है, ये प्रोफेसर साहब आपके सामने एक साइंटिफिक एविडेंसेस रखेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी रखेंगे, कैसे बनता है, कैसे काम करता है और इसके क्या क्या अजूबा जात इसके आपके जो हैं वो इस हवाले से वो रखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा मिरेकल्स ऑफ सिंगल सेल डिफाइंग रैंडम सिलेक्शन। यही हमारी सेगमेंट है कि नज़्म कायनात जो है उसकी जुबान से आपको खालिक की पहचान, जो असल मकसद है इस तखलीक का। यानी अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जितनी मखलूक़ात तख्लीक की हैं उनके कुछ निजी, इनफरादी और ज़ाती फ़वायद भी हैं, मगर उनके वजूद का एक खारजी एक सिंबल भी होना चाहिए था, क्योंकि होता है। तो जितनी भी मखलूक इस वक्त आपको इर्द गिर्द नजर आ रही है उसमें इंसान को जो शऊर दिया गया है इस मखलूक को देखकर समझने का और खारजी किसी ताकत की जो ज़हूर है और उसका एहसास है, उसका इल्म और मार्फत हासिल करने का, तो हम इस सेगमेंट को लेकर चल रहे हैं। सिंगल सेल के हवाले से इससे पहले कि प्रोफेसर साहब जो हैं वो रोशनी डालें इसके ऊपर साइंटिफिक जो कि इंशाल्लाह हम सुनने वाले हैं करीब, तो आप तवज्जो इधर रखिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आयत आपको नजर आएगी। इस आयत से मैं आगाज करना चाहता हूँ। जो दोस्त हमें सुन रहे हैं, पुराना जैतून एफएम लाइव के ऊपर भी और प्लस के ऊपर भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, लाइव के ऊपर भी प्रोग्राम्स पढ़े हैं हमने, काफी इस हवाले से किए हैं। फिलोसफी ऑफ साइंस क्या है, फिलोसफी ऑफ एथिज्म क्या है, टाइप्स ऑफ एथिस्ट क्या है, इस पे इंशाल्लाह हम प्रोफेसर साहब को कहेंगे किसी दिन, इस पर भी बात करेंगे। मगर हम अभी सिंगल सिंगल टॉपिक को लेकर, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने मुझे कहा है, उसको हम लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। यह आयत आपकी स्क्रीन के ऊपर है, चैप्टर 41 वर्स 53, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम। अनकरीब हम दिखाएंगे उनको, यानी इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, फ्यूचर, ठीक है जी। ये सीन का मैंने बताया था कि सीन जब फेल मुजारे के शुरू में आता है उसका मतलब होता है अनकरीब, मुस्तकबिल करीब में, सूनर, यानी उस वक्त के लोगों के लिए नहीं, उसके थोड़ी देर बाद। तो सनुरीहिम आयातिना, उसकी वजह यह है कि साइंस उस वक्त स्टैब्लिश नहीं हुई थी। नेकेड आई से आप जो चीजें देख सकते थे आप उनको ही अज्यूम करते थे, उन्हीं से फैसले करते थे। मगर सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम, अनकरीब एक जमाना आने वाला है कि हम निशानियां दिखाएंगे अपनी, उनको, किनको, जो ईमान नहीं लाते। कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं, फिल आफाकी, कॉस्मोस में। आफाक कहते हैं कॉस्मोस, दुनिया के किनारों में, उफुक के पार, खारजी दुनिया के अंदर, एक्सटर्नल जो वर्ल्ड और यूनिवर्स है, स्पेस आपका बाहर, उसमें। अब आता है वापस, अल्लाह ताला कहते हैं वह फी अनफुसिहिम, उनकी जानों में, फी अनफुसिहिम, आपके अंदर। ये आज का हमारा मौजू है, जिसको हम सेलुलर बायोलॉजी की कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सब्जेक्ट में समझेंगे, नॉट इन अ डीप वे। साहब आपके सामने इंशाल्लाह उसके कुछ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अमेजिंग एंड वेरी शॉकिंग किस्म के फैक्ट्स इंशाल्लाह रखने वाले हैं, तो आप उसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये दो किस्म की निशानियां दिखाई जाएंगी, एक कॉस्मोस में, स्पेस में है, और एक आपके अंदर है, जिसको मैं दो चीजों से ताबीर करता हूँ, एक तो आपका जिस्म है और एक आपका रूह। बहरहाल इस वक्त जिस्म की बात, यानी सेल की बात, जो मादा है, एक सेल है जिसमें जान हो, उसकी बात आगे वो करेंगे। हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, यहां तक के, यानी चीजों किनको स्टैब्लिश करना है ये आयात दिखाकर। तो जो मतमाए नजर है, जो मकसद और मनहज है, जो मकसूद और मंजिल है, जो आपका एम और फोकस है, वो ये नहीं है कि मैंने इस दुनिया की जिंदगी को स्टैब्लिश करना है, फैसिलिटेट करना है, इसको बड़ा आसान बनाना है, इजी गोइंग करना है, नहीं। ये तो है ही है, ये तो सेकेंडरी है। तो हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, इस इल्म के जो जो इस इल्म का जो जखीरा है उससे जो नतीजा अखज करना है वो ये करना है कि अल्लाह की जात मौजूद है, हक है। अवलम यकफी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद, क्या ये तेरे रब के लिए काफी है कि वो हर चीज के ऊपर गवाह है, ये चीज काफी है। नहीं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने आयत इसलिए दिखाई कि इस मौजू का, क्योंकि ये सीरीज एक्सपोजिंग एथिज्म के टाइटल में भी हम सेम टाइम पर लेकर चल रहे हैं, और खालिक की कहानी मखलूक की जुबानी का सेगमेंट भी हम लेकर चल रहे हैं। ये मेरी तमहीदी गुफ्तगू थी इंशाल्लाह।
अब ये अनफुसीहिम में निशानियां क्या हैं, ये आपके सामने प्रोफेसर साहब रखेंगे। ओवर टू यू प्रोफेसर साहब, वेलकम अगेन, अहलन व सहलन। आप बात कीजिए इसके ऊपर, आज आप हमें क्या मालूमात देने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। मैं चाय का सिप भी ले लूं और आप माशाल्लाह कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच आमिर भाई, माशाल्लाह बड़ी प्यारी आपने आयत के साथ बहुत अच्छा ये स्टार्ट दिया इसको। वाकई इसमें कोई शक नहीं कि अभी तो हम लेके चल रहे हैं वैसे इसी को ही, कि हमने साइंस के हवाले से लेके चलना है। कॉस्मोस का हमने पहले लेक्चर में कुछ बात की थी, पहली एपिसोड में। फिर उसके बाद सेकंड में हमने सेल्स के एक किस्म के सेल, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं, एक किस्म को सेल्स को छेड़ा था हमने, न्यूरॉन्स को। यस। तो अब थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं कि सेल असल में है क्या, ये क्या भला क्या है और किस चीज से डील करता है ये। आज हम जानते हैं आज के दौर में कि इंसान तरक्की करता हुआ इतनी आगे निकल गया कि उसने इंसान की जिंदगी, जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, उसके छोटे छोटे जर्रात को भी इसने मुसख्खर कर लिया। और इंकशाफ ये किया, इसको साइंस के जरिए अपनी टेक्नोलॉजी से इसने डिस्कवर ये कर पाया कि इस खुलियों का निज़ाम जो हमारे अंदर पाया जाता है, जिसको इंसान ने मुसख्खर किया और उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, अभी तक पहुंच तो नहीं सका अभी तक भी। इस खुलियों के निज़ाम को देखने के बाद पता चला कि कायनात को तो भूल जाओ, ये जो एक सेल है, एक खुलिया है ना, इसका निज़ाम भी बहुत पेचीदा है। इस पर किस हद तक पेचीदा है, कितना कॉम्प्लेक्स है, कि लास्ट एपिसोड में भी बहुत ज्यादा हमने इसकी पेचीदगियां देखी थी। तो इंसान जैसे जैसे आगे चलता जा रहा है, जैसे जैसे तरक्की करता जा रहा है, डेवलपमेंट और डिस्कवरीज करता जा रहा है, तो उसे पता चल रहा है अपनी बेबसी उसे सामने नजर आती जा रही है। आज हम ये जानते हैं कि इस खुलिया, इस सेल के अंदर, अब ये बात ध्यान से सुनिएगा, हमारे इस एक सेल के अंदर, जो कि हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते माइक्रोस्कोप के बगैर, उसके अंदर बिजली पैदा करने वाले कारखाने हैं, इसके अंदर तवानाई एनर्जी पैदा करने वाली फैक्ट्री हैं, और हमारी लाइफ के लिए जो असेंशियल एंजाइम्स, हार्मोन्स तैयार करने वाली फैक्ट्रियां, और एक डाटा बैंक है इसके अंदर, जिसमें सेल में तैयार की जाने वाली तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में जरूरी मालूमात भी रिकॉर्ड की जाती हैं। फिर इसके अंदर पेचीदा, बड़ा पेचीदा कम्प्लेक्स सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और फिर खाम माल और जो इसकी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली पाइपलाइंस हैं। फिर बैरूनी माल, जो बैरूनी खाम माल हम लेते हैं, ये सेल जो लेता है, हर सेल की बात हो रही है अभी, हर सेल जो ये खाम माल लेता है, उसको इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है उसके, तो उसके लिए जदीद फैक्ट्रियां, लेबॉर्ट्रियां, ये सब चीजें सेल के अंदर है। और सेल के अंदर आने के लिए और बाहर जाने वाले मवाद को कंट्रोल करने के लिए निहायत उम्दा फिल्टर सिस्टम है सेल मेम्ब्रेन की शक्ल में। और ये सारे का सारा जितना कम्प्लेक्स निजाम अब मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारी कायनात का एक नजर ना आने वाला छोटा सा हिस्सा है। अभी दूर की बात तो बाद में करेंगे, अभी छोटे से हिस्से को जिसको हम देख भी नहीं सकते, ये साइंस उसकी बात कर रही है। जब हम सेल का जिक्र करते हैं, लफ्ज मुंह से बोलते हैं सेल, तो जहन में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि यार ये सेल, इसको नाम सेल दिया क्यों गया, सेल ही क्यों कहा गया इसे। तो पहली स्लाइड में हम देखते हैं कि हुआ क्या था असल में। 1665 में रॉबर्ट हुक, ये बेसिकली साइंटिस्ट नहीं थे, ये थे एक माइक्रोस्कोपिक, समझ लो कि जैसे मैकेनिक कह लो, इस तरह की आलात बनाता था, फोटोग्राफी और माइक्रोस्कोप वगैरह में काम करते थे। इन्होंने एक कम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप बनाई, कंपाउंड सी थी, तो ज्यादा जिस तरह की आज की है उस तरह की भी नहीं थी ये आपको पिक्चर स्लाइड में नजर आ रही होगी, मैं उसकी भी थोड़ी सी पिक्चर साथ अटैच कर दी है। ये कंपाउंड किस्म की माइक्रोस्कोप थी। इसमें इन्होंने एक प्लांट है कॉर्क, हम लोग जानते होंगे शायद, कॉर्क ट्रीज बहुत ज्यादा है यूरोप में भी, और जो इनके छोटे छोटे पीस बनाकर वो बॉटल्स के ऊपर कवर भी दिया जाता है इनका कॉर्क, जिसको उसको भी कॉर्क कहते हैं। यस। अच्छा, तो सबसे पहले इन्होंने जब ये अपनी माइक्रोस्कोप तैयार की, तो उस कॉर्क का छोटा सा पीस लेके इस माइक्रोस्कोप में देखा उसे। जब उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें जो एक
पिक्चर नजर आई, जो ग्राफिक नजर आई इन्हें, वो ये ब्लैक एंड व्हाइट में आपको नजर आ रही है स्लाइड में, इस तरह की शेप इन्हें नजर आई, एग्जैक्टली ये थी वो। तो उस वक्त तक और आज भी अभी पुरानी अगर बिल्डिंग्स हम देखें ना, तो जो इबादत गाहें थी क्रिश्चियंस की, तो उनमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी और छोटे छोटे कमरे, जिनको हम सेल्स कहते हैं, छोटे छोटे कमरे होते थे, और हर कमरे में एक रोशनदान हुआ करता था। अगर आप में से किसी को एक्सपीरियंस हुआ हो उसके पिक्चर्स देखने का, तो नहीं तो ये नीचे मैंने एक पिक्चर इसके स्लाइड में भी लगा दी हुई है। ये तुर्की में एक मोनेस्ट्री है, अरबी में बादशाह को मोनेस्ट्री कहते थे, इंग्लिश में कहते थे इसकी। तो ये उसकी पिक्चर मैंने नीचे दी हुई है। ये छोटे छोटे कमरे हैं, तो हर कमरे में रोशनदान आपको नजर आ रहा है। तो देखने में ये जो इसको माइक्रोस्कोप के नीचे जो ग्राफिक नजर आई सेल्स की, वो इस के साथ मिलती थी। और इसको लतीनी जुबान में, लैटिन लैंग्वेज में, इस मोनेस्ट्री के जो छोटे छोटे रूम्स है ना, इनको कहते हैं सीला, CELLA, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। ओ, अच्छा 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 अच्छा। इसको लतीनी जुबान में CELLA यानी सीला कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है हम्म। लतीनी जुबान में। तो ठीक ठीक, वो अभी भी सेल अगर आप, कहते हैं जो सेल्स, मुख्तलिफ सेल्स भी अभी अभी भी हाँ सेल जी, कहते हैं उसको अभी भी। भी अगर आप चले जाए, यस तो जैसे जेलों में कहा जाता है वो उस सेल में, यस। दूसरे सेल में है, इससे बातें जी इस तरह जी भी, जी। इस तरह भी ये लफ्ज यूज होता है कि छोटे कमरों को यस। सेल ही कहा जाता है। ठीक ठीक। अब ये देखिए, अगर आप दोनों पिक्चर्स को देखें, जो ग्राफिक उसे नजर आई माइक्रोस्कोप के नीचे, और जो ये इबादत गाह नीचे मोनेस्ट्री की मैंने पिक्चर लगाई है, तो वो तकरीबन रिजेंबल करती है आपस में। अब दूसरी, उस दौर में एक नाम और यूज होता था, ये नीचे दूसरी पिक्चर आपको नजर आ रही है, हनीकॉम, शहद की मक्खी का ये छत्ता जिसे हम कहते हैं, हम्म हनीकॉम। तो इसके साथ भी थोड़ा रिजेंबल करती है ये ग्राफिक, जो प्लांट सेल्स की उसे माइक्रोस्कोप में नजर आई। तो इस हनीकॉम को लतीनी जुबान में कहा जाता है सेलुलाई, CELLULAE, अच्छा। ठीक सेलुलाई। ठीक तो अब जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने 1665 में एक बुक लिखी थी, माइक्रोग्राफिया। ठीक। तो उस बुक में इन्होंने सबसे पहले ये रेफरेंस दिया था, और इसको सेल का नाम इन्होंने दिया था। और क्यों दिया था वो मैंने नीचे दोनों पिक्चर्स और उसकी हिस्ट्री आपको बता दी। इन चीजों से, ये दोनों का नाम जो लतीनी जुबान में, एक का नाम था सीला, दूसरा का नाम सेलुलाई, तो इन दोनों से सेलुलाई। रिजेंबल कर रही थी ये ग्राफिक, इसलिए इन्होंने इसको नाम दे दिया सेल। और वो उस दिन से लेकर आज तक सेल ही है। सेल का लतीनी जुबान में, सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटा सा कमरा। तो फिर इसी से भी चलता रहा ऐसे। अब ये मैं अभी सब आपको इंट्रोडक्शन देता आ रहा हूँ सेल से। आगे फिर हम सब जिन्होंने मैट्रिक साइंस के साथ या इंटर में साइंस का थोड़ा सा टच हो, तो उन्होंने पढ़ा होगा, हमें एक चीज पढ़ाई जाती थी, सेल थ्योरी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं वो सेल थ्योरी क्या थी। ये सिंपल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं अभी। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स थे। नंबर 1 था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, कि यस। जितने भी जानदार इस दुनिया, इस जमीन में मौजूद है, क्योंकि अभी तक तो कोई भी साइंसदान जमीन से बाहर जिंदगी को नहीं दरियाफ्त कर सका। अभी तक सबका यही मानना है कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इस जमीन पे ही है। तो इस जमीन पे हम लेके चलते हैं कि जमीन पे जितने भी जानदार पाए जाते हैं, वो सब के सब एक या एक से ज्यादा खुलियों से मिलकर बने हैं। ये पहला पॉइंट था सेल थ्योरी का। दूसरा पॉइंट था, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म। जो जानदार इस दुनिया में जमीन में पाए जाते हैं, उन सब की जो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर की, जो उनकी स्ट्रक्चर, उनकी शक्ल आपको नजर आ रही है, उसका बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का बेसिक यूनिट हमें पता है, ब्रिक्स है जिनसे हम उसको बनाते हैं। तो हमारी बॉडीज का जितने भी जानदार, उनके बॉडीज का बेसिक यूनिट सेल है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, साइंसदानों ने ये पता डिस्कवर तो कर लिया और उसमें थ्योरी में लिख भी दिया, लेकिन यही बाद में उनके गले पड़ा। वो तीसरा पॉइंट था कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देखने में सिंपल लगता है, लेकिन अब इसी से भाग रहे हैं वो ये है कि ये जितने भी खुलिये हैं, सेल्स हैं, ये बनते कैसे हैं। वो कहते हैं वो बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यदि पहले से कोई सेल मौजूद होता है, उसी से ये डिवीजन के जरिए फर्दर बनते जाते हैं।
तो ये अब मैंने कहा था कि ये यही इनके गले पड़ गया हुआ है। क्यों? वो इसलिए कि जिंदगी पर, इस जमीन पर जिंदगी की इब्तदा हुई। ये बकौल इनके एक सेल आया जमीन पे, वो डीप सीज वाटर्स में। तो सवाल फिर ये है कि ये तो आप कह रहे हो कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो फिर वो कहां से आ गया? हम्म। वो तो आते हैं आपकी थ्योरी के मुताबिक प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अगर प्री एग्जिस्टिंग सेल था ही नहीं तो फर्स्ट सेल कहां से आया? ये सेल थ्योरी पेश की थी श्लाइडन और शवान ने 1839 में। ये मोर और लेस हम सब जानते हैं। अब आगे इंट्रोडक्शन में आगे चलते चलते हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि कुछ जानदार यक खुलवी होते हैं, यानी यूनिसेलुलर, हम सब जानते हैं। कुछ कसीर खुलवी यानी मल्टी सेलुलर। लेकिन यक खुलवी जानदार का मतलब ये नहीं है हरगिज कि वो लाइफ के सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, बल्कि वो एक खुलिया जो है ना, या खुलवी जानदार या यूनिसेलुलर, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, परमेशियम, ये एग्जांपल्स हम जानते हैं। वो सारे के सारे फंक्शन वो बहुत खुलिया खुद ही अदा करता है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये सारे फंक्शन होते हैं उसमें, लेकिन ये सारे के सारे फंक्शन उसमें अकेला वो खुलिया ही उसी के जिम्मे होते हैं, वही कर रहा होता है। अब कसीर खुलवी जानदार यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग, ये इंतहाई स्पेशलाइज्ड होते हैं और शक्ल, स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म के होते हैं एक ही बॉडी के अंदर भी। यानी जैसे हम इंसान है ना, तो हमारे अंदर 200 मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं। यानी सेल्स तो हमारे पास हम जानते हैं बेशुमार हमारे अंदर, लेकिन शक्ल और फंक्शन के लिहाज से 200 इकसाम में तकसीम है वो। उनमें जैसे मिसाल देता हूँ चंद की, जैसे नर्व सेल्स है, बोन सेल्स है, स्किन सेल्स है, एग सेल्स हैं, एक्सेट्रा, बहुत ज्यादा है ये इस तरह। और इसमें शॉकिंग ये है कि हम सब जानते हैं कि जब कोई भी जानदार बनता है तो उसकी इब्तदा एक खुलिये से ही होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग है तो मदर ओवम और फादर स्पर्मेटोजोआ, ये दो सेल्स मिलते हैं और एक नया सेल बनाते हैं, जाइगोट। अब वो एक सेल है जाइगोट, वो फिर फर्दर डिवाइड और बढ़ता 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 पूरा इंसान बनता है। और जब पूरा इंसान बन जाता है तो उसमें जो एक ही स्टार्ट में एक ही खुलिया था, अब बड़े होने के बाद, बड़ी जिस्म बॉडी बन जाने के बाद, उसमें एक खुलिये से 200 मुख्तलिफ किस्म के खुलिये बन गए। उनके फंक्शन मुख्तलिफ हैं, उनकी शेप्स मुख्तलिफ हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लास्ट एपिसोड में हमने देखा था नर्व सेल को, न्यूरॉन को, तो उसकी शेप हमने देखी थी, उसमें डेंड्रॉइड, सेक्शंस और क्या क्या थी। वो एक सेल की शेप थी वो। अच्छा, अब होता क्या है कि बॉडी तश्कील किस तरह पाती है? पहले होता है सेल, मुख्तलिफ सेल्स आपस में मिलकर बनाते हैं टिश्यू, मुख्तलिफ टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं एक ऑर्गन, और ऑर्गन के मुख्तलिफ पीसेज आपस में मिलकर एक पूरे का पूरा सिस्टम बनाते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स मिलकर पूरे का पूरा इंसान बनाते हैं। मिसाल के तौर पर नेक्स्ट स्लाइड में देखें, वो इसकी मिसाल देने के लिए तैयार की है कि हार्ट सेल या कार्डियक सेल, वो दिखाया एक कार्डियक सेल, मुख्तलिफ कार्डियक सेल्स आपस में मिलते हैं तो बनता है कार्डियक टिश्यू। अब ये कार्डियक टिश्यूज आपस में जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं हार्ट ऑर्गन। हार्ट ऑर्गन के मुख्तलिफ पीसेज आपस में मिलकर पूरे का पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं हम, जो हमारे पूरे जिस्म के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। और इस तरह के तो एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, इस तरह के और डिफरेंट सिस्टम, जैसे डाइजेशन सिस्टम है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम, नर्व सिस्टम है, ये मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम हैं, ये सब मिलके एक इंसान बनाते हैं। यानी एक खुलिये से बात चलती है, बढ़ती 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 पूरा इंसान बनता है फिर उससे। और ये तो हम पढ़ के आए हुए हैं कि सेल जानवरों में माइटोसिस से प्रोसेस होता है, माइटोसिस का, और उसमें प्लांट्स में मियोसिस का। अब यहाँ पे तो मैं माइटोसिस मियोसिस तो आपको पढ़ाने नहीं लगा, क्योंकि हमारा तो एक लेक्चर जो है हमारा सेल्स पे, अगर मैं वैसे ही एग्जेजरेट नहीं कर रहा, मैं सच्ची आपको बताता हूँ ऑनेस्टली, कि अगर मैं सेल को खोल कर मुकम्मल तफसील से सब बताना शुरू करूं तो हमारे 10 लेक्चर भी कम पड़ेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल ये प्रोफेसर साहब, इसको ये मेरा मकसद, जी जी, ये आपकी बात बड़ी, मैं माजरत काट रहा हूँ, ये बात बड़ी दूर निकल जाएगी और मैं बिल्कुल जानता हूँ माशाल्लाह आप इस पर बात कर सकते हैं।
मगर इसको कोशिश करना है कि हमारे सुनने वालों के लिए इंटरेस्टिंग बनाया जाए, मैं और इसीलिए उसको इंटरेस्टिंग इसमें बनाने के लिए हमको उसको रिलेट करना है। ज्यादा डिटेल में नहीं मैं चाह रहा, क्योंकि माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि माशाल्लाह आप इस पर ठीक ठाक मालूमात रखते हैं। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाकर, ताकि सुनने वाले जो हैं, हमारे ऑनलाइन यूजर्स जो हैं, सोशल मीडिया के जो देखने वाले हैं, उनके लिए ये एक रिलेट हो सके चीज, बैलेंस करने के लिए। जी। मेरी ख्वाहिश यही है कि सिर्फ उसमें से मैं वो चीजें लेता हूँ अपने हर लेक्चर में। जैसे तो अदरवाइज जो लास्ट टाइम हमारी एपिसोड थी ब्रेन के ऊपर, तो हम सब जानते हैं कि ब्रेन का अब फंक्शन इतना थोड़ा तो नहीं कि 1 घंटे के लेक्चर में खत्म हो जाए। तो मैं जी। सिर्फ वही चीजें बेसिकली ले रहा हूँ जो रिलेट करे हमारे टॉपिक पे, क्योंकि हमें जी। रहना है इस चीज को कवर करते हुए कि रैंडम सिलेक्शन या इंटेलिजेंट डिजाइनिंग, ठीक हो एथिज्म या रिलीजन, हमने जी। उसी के गिर्द घूमना है। चले आगे चलते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हम जानते हैं, फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे जिस्म के अंदर जब एक एवरेज इंसान बढ़ता है, एक जाइगोट सिंपल सेल सिंगल सेल से लेकर एवरेज इंसान जब बड़ा होता है, तो उसके अंदर 37.2 ट्रिलियन सेल्स का मजमूआ बन चुका होता है वो, यानी 37 ट्रिलियन सेल्स। हम्म। और हैरानगी की बात यह है कि ये जो आपको ये तादाद बताई गई सेल्स की, इसमें बैक्टीरिया और माइक्रोब्स जो हमारे जिस्म में शामिल है वो हमने ऐड नहीं किए। हम्म। ये सिर्फ हमारे यानी सिर्फ सेल्स हैं, बॉडी सेल्स। ठीक। अगर उन बैक्टीरियाज को भी ऐड कर ले, माइक्रोब्स को भी, तो ये डबल हो जाते हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली कमोबेश 37 ट्रिलियन ही वो बैक्टीरिया और माइक्रोब है हमारे जिस्म पे, अंदर और बाहर। एक सेल का साइज वो माइक्रोन में होता है, 10 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन है कि हमारे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का सेल है। और एक माइक्रोन का मतलब होता है कि 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा। 1 मिलीमीटर, अगर आपने कभी फुट देखा हो, पैमाना स्केल देखा हो, तो उसमें सेंटीमीटर के निशान लगे होते हैं। एक फुट होता है अप्रोक्सीमेट 30 सेंटी का होता है। तो 30 सेंटी के होते हैं कि हर सेंटी के अंदर 10 छोटे डॉट्स लगे होते हैं, लाइन छोटी छोटी, वो 1 मिलीमीटर होता है। वो 1 मिलीमीटर का भी 1000वां हिस्सा होता है एक माइक्रोन। वो हमारे एक सेल का साइज है। बैक्टीरिया जो हमारे जिस्म के अंदर या बाहर होते हैं या पूरे जमीन पे पाए जाते हैं, बैक्टीरिया बैक्टीरिया का साइज 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक के दरमियान होता है मैक्सिमम। ये सारा है जो मैंने आपको बताया, ये इंट्रोडक्शन था। इसमें इस यहां तक मोस्टली कोई अच्छी चीजें होंगी जो आप लोग जानते होंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन देना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो बातें हम आगे करने लगे हैं ना, वो समझ लें कि हिला देगी तहकीक को इंशाल्लाह ताला। जो आगे खतरनाक बातें होने लगी हैं इनसे रिलेटेड ही और साइंस से ही रिलेटेड और साइंस के ही इजादात को लेकर के। अच्छा, आगे है कि देखें नेक्स्ट स्लाइड में, माइकल डेंटन, ये एक बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, एवोल्यूशन अ थ्योरी इन क्राइसिस। ठीक। इसमें इन्होंने हर बात खोल के बता दी। इन्होंने कहा था, इंग्लिश में लिखा हुआ सामने आपके स्लाइड में, तो मैं थोड़ा इसका ट्रांसलेट कर देता हूं कि जिंदगी की हकीकत को समझने के लिए, जैसा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जरिए इंकशाफ हुआ, हमें एक सेल को 1000 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करना होगा। जरूर ऐसा हमें करना पड़ेगा अगर हम वाकई समझना चाहते हैं सेल को। यानी सेल के अंदर पूरी कायनात है, जो ये बताना चाह रहे हैं कि एक सेल को कितना मैग्नीफाई करना होगा हमको माइक्रोस्कोप के नीचे, 1000 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करना होगा। और यहां तक इतना देर तक मैग्नीफाई करना है, क्यों करना है? ताकि उसका डायमीटर 20 किलोमीटर तक आ जाए। हम्म। एक सेल जो नेकेड आई से नजर नहीं आता, उसको इतना मैग्नीफाई करना है हमने कि उसका डायमीटर जो है, कतर है, वो 20 किलोमीटर तक फैल जाए और इतना बड़ा हो जाए वो कि एक बहुत बड़े हवाई जहाज से मिलता जुलता हो, या लंदन या न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर का अहाता कर सके, यानी इतना बड़ा हो जाए सेल। अच्छा, उसके बाद होगा क्या? फिर हम देखेंगे, जब हम इस तरह बड़ा कर लेंगे तो फिर हमें हर चीज क्लियर नजर आएगी अंदर उसके, कि वो अनपैरेलल कम्प्लेक्सिटी, यानी उसके अंदर जो कम्प्लेक्सिटी पेचीदगियां हैं वो पूरे के पूरे सेल के अंदर एक जैसी नहीं है, अनपैरेलल है। यहाँ पे हमने देखा वो इतनी ज्यादा कम्प्लेक्स चीज हमें समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा आगे इसको मूव करके देखेंगे तो उससे भी ज्यादा कम्प्लेक्स आ गया, अनपैरेलल कम्प्लेक्सिटी है। और अडेप्टिव डिजाइन का एक शाहकार है ये।
और सेल की सतह पर हम लाखों खुले रास्ते देखेंगे। ये सब बता रहे हैं, वो कब देखेंगे, जब अगर हम उसको इतना मैग्नीफाई कर लें तो हम सेल की सतह पर लाखों खुले रास्ते देखेंगे, जैसे एक वसी खलाई जहाज के सुराख, जिनके खुलने और बंद होने से मटेरियल को बाहर और अंदर जाने का मौका मिलता है। यानी अब वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो पोर्स है उनका जिक्र कर रहे हैं, तो वो हमको ऐसा लगेगा इतने बड़े बड़े नजर आएंगे और मटेरियल अंदर और बाहर होता नजर आएगा। और फिर अगली बात वो करें, अगर हम उन सुराखों में से जो पोर्स हैं उनमें से किसी एक में दाखिल हो पाए तो हम अपने आप को अपनी तख्लीकी सलाहियतों से बालातर एक आला टेक्नोलॉजी और हैरत ज़दा पेचीदगी की दुनिया में पाएंगे, जो रैंडम चॉइस के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। अभी आखिर में सब कुछ बताने के बाद समझ कर रहे हैं कि ये रैंडम चॉइस के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है, जो हर लिहाज से इंसान की जहानत से पैदा होने वाली किसी भी चीज से बालातर है। ये तो माइकल डेंटन बियोलॉजिस्ट हैं, थे, इन्होंने उनकी बुक लिखी थी एवोल्यूशन अ थ्योरी इन क्राइसिस उनका। अब इससे अगली जो बात करने लगा हूं, अब जो अगले 10-15 मिनट है उसमें मुझे आप सबकी ज्यादा अटेंशन चाहिए। क्यों? ये वो पॉइंट अब मैं बताने लगा हूं आपको, ये जो आगे डिस्कशन हमारी होने लगी है इसमें हमें पता चलेगा कि रैंडम सिलेक्शन या इंटेलिजेंट डिजाइन, ये समझ लें कि आज हम उसका सेल के अंदर आकर के उसका सम अप और उसका रिजल्ट रिवील करने लगे हैं। अच्छा, जब साइंसदानों ने एक सेल को ज्यादा से ज्यादा उस पर तहकीकात की और ज्यादा डिस्कवरीज आई सेल बायोलॉजी में, तो अच्छा सेल के मुतालिक जो स्टडीज होती है ना उनको सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। और सिर्फ सेल बायोलॉजी नहीं, इसको सेलुलर बायोलॉजी भी कहा जाता है, इसको साइटोलॉजी भी कहा जाता है। ये सारे इसी एक ही स्टडी के नाम, ब्रांच के नाम है। अच्छा, सेल उन्होंने देखा कि सेल्स मोस्टली जो बने होते हैं ना इनमें मोस्टली प्रोटीन होती है। जी। तो साइंसदानों ने कहा कि उन्होंने एक फ्रेज दे दी कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सेल, यानी हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स तो सेल्स हैं, तो सेल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? प्रोटीन। अच्छा, अब हम सेल को जब स्टडी कर रहे हैं और सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन हैं, तो फिर देखें प्रोटीन क्या बला है। प्रोटीन बेसिकली एक छोटा सा यूनिट पर मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल होते हैं जो अमाइनो एसिड से बने होते हैं। और ये अमाइनो एसिड इस प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर एक खास तरतीब, खास तादाद और खास शक्ल में लगे होते हैं, अरेंज होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा, ये एक मॉलिक्यूल आपको दिखा रहा हूं मैं। मॉलिक्यूल को खोला है, उस मॉलिक्यूल के अंदर ये अमाइनो एसिड्स हैं, ये देखें खास तरतीब से आपस में मिले हुए हैं, खास तादाद में होते हैं और खास शक्ल में होते हैं। और अमाइनो एसिड्स बेसिकली प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब देखिए हम कहां से कहां तक पहुंचते जा रहे हैं। इंसान, अब उससे पीछे तो हम छोड़ ही देते हैं ना, कायनात और कॉस्मोस सब कुछ छोड़े, इंसान पर शुरू कर लेते हैं। चलें, इंसान के बिल्डिंग ब्लॉक सेल्स, सेल्स के बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो एसिड। आज तक जो सबसे सिंपलेस्ट प्रोटीन डिस्कवर हुई है उसके अंदर 50 अमाइनो एसिड होते हैं कम से कम, जो सबसे सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल डिस्कवर हुआ है 50 अमाइनो एसिड होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें हजारों की तादाद में अमाइनो एसिड होते हैं। अब जो यहाँ पे पॉइंट जिस पे मैं आपको लेके आना चाहता हूँ वो ये है कि जो सामने आपको शक्ल नजर आ रही है ना प्रोटीन मॉलिक्यूल की, तो साइंसदान अब ये कहते हैं कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में ये जो हमें सारे के सारी अरेंजमेंट नजर आ रही है अमाइनो एसिड की, इनमें से किसी एक अमाइनो एसिड की अदम मौजूदगी यानी कम हो जाए या एक बढ़ जाए या इनमें से कोई एक अपनी जगह तब्दील हो जाए तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल रहता ही नहीं, वो एक स्क्रैप का ढेर हो जाता है, हमारे किसी काम का नहीं। ये अपनी पिक्चर जो सामने आपको नजर आ रही है इसको जरा गौर से देखें और साइंसदानों की जरा बात सुने कि ये इनमें से जिस तरतीब से आपको नजर आ रहा है, अगर इनमें से कोई एक मॉलिक्यूल भी, ये एक अमाइनो एसिड भी, इस मॉलिक्यूल में एक अमाइनो एसिड भी अपनी तरतीब चेंज कर दे, अपनी लोकेशन बदल दे, गायब हो जाए, खत्म हो जाए, या बाहर से कोई नया एक अमाइनो एसिड इसमें ऐड हो जाए,
तो ये हमारे किसी काम का नहीं, ये प्रोटीन ही नहीं रहता, ये स्क्रैप का ढेर है। हर अमीनो एसिड को सही जगह और सही तरतीब में होना चाहिए। अच्छा, अब एवोल्यूशन जो उनका दावा है कि जिंदगी रैंडम सिलेक्शन से बनी, वो इस तरतीब, इस अरेंजमेंट के आगे बेबस है, क्योंकि रैंडम सिलेक्शन से वो इस अरेंजमेंट की वजाहत ही नहीं कर सकते। क्यों? उसकी मिसाल अब आपको देता हूं मैं जरा, कि जो एक एवरेज मॉलिक्यूल होता है ना प्रोटीन का, उसमें 288 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो आपके सामने है, समझ लें ये 288 वाला मॉलिक्यूल है। और इसमें 12 मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी अमाइनो एसिड भी सारे एक ही किस्म के नहीं होते इसमें। अब देखिए, आपको इसमें तो आपको दिखाने के लिए मैंने चंद कलर्स किए हैं ताकि आपको पता चल सके, जो डिफरेंट कलर्स वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स को शो कर रहे हैं। अब मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं और टोटल 288 है। तो इनकी क्या तरतीब पॉसिबल बन सकती है? एक तो ये जो सामने हमें नजर आ रही है, और यही हमको चाहिए। इसके अलावा कोई भी होगी तो मॉलिक्यूल रहेगा ही नहीं, यानी नो लाइफ, जिंदगी ढेर हो गई उधर, खत्म। यही एक अरेंजमेंट पॉसिबल है जिंदगी के लिए। लेकिन अगर रैंडमली मिले हो आपस में, तो इस अरेंजमेंट के अलावा और कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल है? तो साइंसदान बताते हैं इसके अलावा टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल विच इज कंपोज्ड ऑफ 288 अमाइनो एसिड, यानी वो मॉलिक्यूल जो 288 अमाइनो एसिड से बना हुआ है, उसकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो हैं वो 10 पावर्स 300, यानी एक के आगे 300 सिफर। ये जो हमें मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, इसकी और कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इन सारे के सारे अमाइनो एसिड को आपस में अरेंज करने की? 10 रेज पावर 300, इतनी पॉसिबिलिटीज हैं इसको अरेंज करने की। लेकिन उन सब में अगर कोई पॉसिबल है लाइफ के लिए, वो सिर्फ ये है। अब ये स्लाइड आपके सामने जो है, इसमें देखें आप, यानी कि रैंडम चांस सिलेक्शन कितनी बोंगी लगती है हमें इसमें, कि 10 पावर 300, एक के आगे 300 सिफर, इतने चांसेस हैं, और उनमें से सिर्फ एक चांस है ऐसा जिसमें जिंदगी पॉसिबल है। और ये हमें कहा जाता है कि ये ऐसे पॉसिबल ऑटोमेटिकली हो गया। और इनके अलावा अगर कोई एक भी चेंज हो गया, जैसे मैं आपको बता चुका, तो क्या होगा? वो प्रोटीन हमारे काम का नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हमारे काम का नहीं, बल्कि वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है, फिर जहर भी बन सकता है। अच्छा, जो आप में से जो स्टैटिस्टिक्स पढ़े हुए हैं, प्रोबेबिलिटी को जानते हैं, वो ये चीज को जानते हैं, इस चीज को, कि प्रोबेबिलिटी में अगर 10 पावर्स 50 इस हद तक पॉसिबिलिटीज हो जाएं, तो उसको इम्पॉसिबल कंसीडर किया जाता है, जीरो कंसीडर किया जाता है, कि दिस चांस इज नॉट पॉसिबल। ये एक रूल है स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी का, यानी 10 पावर्स 50, यानी एक के आगे 50 सिफर आ जाए, इतने चांसेस हों, उनमें से आपका चांस, यानी इतने चांसेस में से एक चांस, तो उसको जीरो कंसीडर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इन स्टैटिस्टिक्स। तो यहां पे कितना है? 10 पावर्स 300, यानी एक के आगे 300 सिफर। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं, क्योंकि सब तो नहीं ना, हम इस वक्त सबके सब तो नहीं साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले, तो एक सिंपल सी सादा सी मिसाल से समझाता हूं, कि आपने एज्यूम करें कि आपके पास 20 मुर्गी हैं घर में, आपने 20 मुर्गियां रखी हुई हैं। तो वो 20 मुर्गियां आपने कमरे, छोटे से कमरे में रखी, उन सब के ऊपर नंबर दे दिया 1 से लेकर 20 तक, यानी 1 2 3 4, हर मुर्गी को एक नंबर दे दिया। और बाहर, कमरे के बाहर आपने 20 बॉक्सेस रखे हैं, 20 डब्बे रखे हुए हैं, हर डब्बे के ऊपर भी नंबर लिखा हुआ है 1 से लेकर 20 तक। आपने क्या करना है? एक मुर्गी उठानी है, और उस मुर्गी के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ना, उसी नंबर के डिब्बे में उसे डालना है। अच्छा, सिंपल गेम लग रही है, लेकिन अब मैं आपको कहता हूं कि आपकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं,
यू कैन नॉट सी देम, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। अब आपने क्या करना है, रैंडमली उस कमरे में से एक मुर्गी उठानी है और रैंडमली स्कैटर्ड बॉक्सेस पड़े हुए हैं, वो तरतीब से तो पड़े ही ना हुए, वैसे 20 पड़े हुए हैं, आपको नजर कुछ भी नहीं आ रहा, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, रैंडमली एक मुर्गी उठाई और रैंडमली एक बॉक्स सेलेक्ट किया, उसके ऊपर रख दी, लोकेशन भी रैंडम सेलेक्ट करनी है आपने। तो ऐसा आपने प्रोसेस किया 20 बार, यानी 20 की 20 मुर्गियों को आपने ऐसे ही रैंडमली उठाया, बगैर देखे हुए, आंखों में पट्टी बंधे हुए, और हर डिब्बे में एक डालते गए आप। जब सारा काम खत्म हो गया, आपकी आंखों से पट्टी खोली, तो मैं अब आपसे पूछता हूं कि कितने चांस हैं कि आपने हर मुर्गी को सेम नंबर वाले डिब्बे में डाला होगा? इसके कितने चांस हैं? मेरे ख्याल में तो कोई भी अक्ल रखने वाला बंदा कहेगा इसको 0 चांस है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल। जब मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं उसका नंबर क्या है, मैं देख ही नहीं पा रहा, और डिब्बे का नंबर भी नहीं देख पा रहा, मैं मुर्गी को उठा के डिब्बे में रख रहा हूं, मुझे क्या पता मैं किस नंबर को उठाया और किस नंबर में डाला? ये अभी हम सिर्फ 20 मुर्गियों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं जरा, आपको बता रहा हूं मैं आहिस्ता आहिस्ता कि रैंडम सिलेक्शन क्या है, कि हमारा जो दिमाग खाते हैं ना, ये असल में रैंडम सिलेक्शन किस चीज की बात कर रहे हैं ये, और किस हद तक बात कर रहे हैं, आपको मैं उधर लेके जाने लगा हूं आज। अभी हमने 20 मुर्गियों की बात की, अब थोड़ा सा एक्सपेंड करो। तो अब आप में सोचता कुछ ये सोच रहे हो कि यार मुर्गी ही क्यों, तो मैं सिंपल मिसाल इसलिए लेके चल रहा हूँ कि जिसका साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है वो भी समझ सके। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक पोल्ट्री फार्म है जी आपका, उसमें आपके पास 1000 मुर्गी है, सेम प्रोसेस है, 1000 मुर्गी है अंदर, बाहर 1000 डिब्बा पड़ा हुआ है, सब मुर्गियों पर 1 से लेकर 1000 तक नंबर लिखा हुआ है, डिब्बों पे भी 1 से लेकर 1000 तक नंबर लिखा हुआ है, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आप नहीं देख सकते, एक मुर्गी आपने उठानी है रैंडमली और रैंडम किसी डिब्बे में जाकर डाल देनी है, आंखें खोलेंगे तो क्या कोई चांस है वो 1000 की 1000 मुर्गियां अपने सेम नंबर वाले डिब्बों में होंगी? कोई चांस है इसका? नहीं। इम्पॉसिबल, ये भी 1000 तक पहुंचे हम। ठीक। और अभी अब वापस आ जाते हैं अपनी सेल्फ में, ये अभी इसको 1000 को ध्यान में रखिएगा, अभी हम लाखों, करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस में नहीं गए, 1000 तक बात की है, और हमें तो 20 में ही नजर आ गया था कि इम्पॉसिबल है, रैंडम सिलेक्शन इज इम्पॉसिबल। अब साइंसदान हमें यहां क्या कह रहे हैं जरा देखते जाएं। हमने एक प्रोटीन मालिक्यूल को देखा जो एवरेज प्रोटीन मालिक्यूल है, जिसमें 288 अमाइनो एसिड होते हैं और स्पेशल चेन होती है उनकी। अगर हम अपनी इस एवोल्यूशनरी स्कीम ऑफ लाइफ जो हमें ये बताते हैं ये, तो उसमें हम जानते हैं कि एक सिंगल प्रोटीन मालिक्यूल कुछ भी नहीं है, एक सबसे स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट बैक्टीरिया जो हमारे ह्यूमन सेल से तो बहुत छोटा है ना, हम तो 10 माइक्रोन के, वो 0.2 माइक्रोन का होता है, जो सिंपलेस्ट बैक्टीरिया आज तक डिस्कवर हुआ है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा होमिनिस H39, ये नाम दिया साइंसदानों ने उसे। अब उस बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल होता है उसका, तो उसके अंदर 600 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। माशाल्लाह। एक प्रोटीन की अभी हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी देखी है, अब उस बैक्टीरिया के अंदर 600 है। और ये ना भूलिएगा कि अगर एक अमाइनो एसिड जो प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर है उसने अपनी जगह भी तब्दील कर दी, यानी वो सही लोकेशन पे भी ना जा सका, और हम अज्यूम क्या करके चल रहे हैं सब कुछ रैंडमली हुआ है, सब कुछ रैंडम खुद ही ऑटोमेटिक हो गया, अगर किसी एक की लोकेशन भी चेंज हो गई या एक कम हो गया या एक ज्यादा हो गया तो नो लाइफ। एक मॉलिक्यूल देखा, अब आगे चलें जरा, उस बैक्टीरिया में 600 मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये सारी प्रोबेबिलिटी अब दोहराएं जरा 600 मॉलिक्यूल के साथ जो हमने एक के साथ दोहराई है, तो कितने चांसेस हैं जी ये रैंडमली बना होगा? आगे चलते हैं अब, कि एक प्रोटीन तो हम जानते हैं रैंडमली पॉसिबल नहीं है, तो फिर 1 मिलियन ट्रिलियन कैसे हो सकता है? और फिर इतना भी नहीं, आगे चलते हैं, एक सेल जो ह्यूमन सेल है, क्या वो सिर्फ प्रोटीन ही होती है, उसमें और कुछ नहीं होता? एक सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन
और दीगर केमिकल जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, और स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म के तनासब तवाजन डिजाइन होते हैं इनके। अभी तो सिर्फ एक प्रोटीन को पकड़े हैं हमने, ये बाकी चीजें भी हम देखनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटीज भी, रैंडम चांसेस। पता हमें ये चलता है बेसिकली कि तासुब की ऐनक अगर हम उतार देना तो सच यही है कि रैंडम सिलेक्शन नाम की कोई चीज इस कायनात में है ही नहीं। इतनी बड़ी कायनात है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, फिर उनके प्लैनेट्स, और हम देख क्या रहे हैं अभी तक। तो सर माजरत मैं आपको काट रहा हूँ, क्या ये कहना ठीक होगा कि रैंडम सिलेक्शन नामी चीज एग्जिस्ट करती है और वो इतनी फाइन ट्यून्ड हो? ये पॉसिबल नहीं है। यानी ये आप तो कह सकते हैं कि रैंडम सिलेक्शन हो सकती है, मगर रैंडम सिलेक्शन इतनी ऑर्गेनाइज हो, इतनी मैनेज्ड हो, इतनी प्लेजेंट हो कि वो ऑपरेशनल हो और वो उससे कोई आपको फायदे हासिल कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी रैंडम सिलेक्शन अच्छा, इतनी एक्यूरेट इसका नहीं हो जवाब सकती। इसका जवाब हम आपको देता हूँ क्या है फिर। जी इस ऐसी जो मिसाल हमने अभी मुर्गियों वाली देखी ना, जी उसी में उसके अंदर जवाब छुपा हुआ था। देखते हैं दोबारा उसी एग्जाम्पल को स्टार्ट से लेते हैं दोबारा। उस कमरे में 20 मुर्गी हैं, बाहर 20 डब्बे हैं, डिब्बे पड़े हुए हैं, हर मुर्गी पे नंबर लिखा हुआ है, डिब्बे पे नंबर लिखा हुआ है। मेरी आंखें बंदी नहीं हुई, मैं देख सकता हूं। तो मैं अपना ब्रेन यूज करूंगा, इंटेलिजेंस यूज करते हुए इंटेलिजेंटली मैं हर मुर्गी को उठा के उसके रिस्पेक्टिव डिब्बे में डाल सकता हूं कि नहीं। बिल्कुल डाल। यानी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है। विदाउट जी बिल्कुल, इंटेलिजेंस यू कैन नॉट डू दिस ऑल। यही कह रहा हूं ना, यही मैंने कहा है कि रैंडम सिलेक्शन, अगर ये कहें कि आपने कहा जैसे आपने कहा कि रैंडम सिलेक्शन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, मैं कह रहा हूं करती होगी, मगर वो इतनी ट्यून्ड नहीं होती। मैं इसलिए कहता हूं कि हमारा जो सेगमेंट है वो नज़्म कायनात, यानी कायनात में जो आपको ट्यूनिंग नजर आ रही है, एक एक्यूरेसी नजर आ रही है, तो जिसको कहते हैं मैंने इस पर एक बात की थी, वो एक टर्म, साइंटिफिक टर्म बोलते हैं, ये ट्यून्ड भी बोलते हैं, एक और टर्म बोलते हैं जिसमें वो कहते हैं कि पूरे जो कंपोनेंट्स हैं, यानी लाइफ के जितने कंपोनेंट्स होने चाहिए, इतने एक्यूरेटली, इतने अप्रोप्रिएटली वो उनको इस तरीके से रखा गया है कि एक ऊपर और एक नीचे हो तो जिंदगी खत्म हो जाती है। जैसे ये प्रोफेसर साहब ने आपके सामने रखा है कि प्रोटीन्स जिस तरीके से बनते हैं, उनके अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ ना मैच करे, फिर वो एल शेप और आर वो हैंड शेप जो है, उसके ऊपर भी मैंने प्रोफेसर साहब एक बात की थी कि ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके अंदर भी लेफ्ट और राइट साइड होती है, जिस तरह हाथ एक दूसरे के ममासल होते हैं, उनके अंदर भी अगर वो उस चीज को पिक ना कर सके तो अमीनो एसिड कनेक्ट ही नहीं हो सकता। बहरहाल वो डिटेल दूसरी के अंदर चली जाएगी, आप कैरी ऑन करें, फिर इंशाल्लाह इसको हम समराइज करते हैं। जी बेसिकली मेरा जो पॉइंट है, और मैं जिस पॉइंट को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ डे वन से, जी और आगे भी इंशाल्लाह अगले एपिसोड में करूंगा। मेरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि रैंडम सिलेक्शन इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। ये ठीक हो इस सब को निहायत इंटेलिजेंटली कोई कोई कंट्रोल कर रहा है इसको। ये विदाउट आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है कुछ भी, हर चीज जी कंट्रोल की जा रही है। ये रैंडमली कुछ भी नहीं हो रहा, अपनी मर्जी ठीक से है, कुछ भी नहीं चल रहा। जो कुछ हो रहा है उसको कोई कंट्रोल कर रहा है। ये जो करा साइंसदान रहे हैं ऐसा अमेरिका तो करा, मानते यानी जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं। ठीक हो गया, आगे चलिए जी। आप बस उस पे ले जाएं आप। चलिए आगे ठीक चलते ठीक हैं, हो। नेक्स्ट स्लाइड देखें आप। ये जो जो बात हम अभी कर रहे हैं ना, जो आपको मेरी थोड़ी सी आपस में ये थोड़ी डिबेट, तो इसका जी जवाब हमें अगली स्लाइड में मिलता है। जेफरी एल जी वाडा एक साइंटिस्ट है, अमेरिकन केमिस्ट है, और ये आम केमिस्ट नहीं है, ये साइंटिस्ट नहीं है। इन ये मशहूर तो हुए अपने, इन्होंने जो स्टडी, इनका वर्क जो था वो ऑरिजिन ऑफ लाइफ की बेस पे था, उस पर ये बड़ी इन्होंने शोहरत हासिल की। लेकिन इनका एक इससे बड़ा कारनामा था। हम्म इनका इससे बड़ा कारनामा ये था, इन्होंने एमओडी जो मशीन थी वो बनाने में सबसे ज्यादा काम इनका था, मार्स अच्छा। ऑर्गेनिक डिटेक्टर। वाह। ये जो रोबोट भेजा गया था मरीख पे, हम्म, जिसका काम ये था कि इसने वहां पे सर्च करना था कि वहां पे जिंदगी तो नहीं है। अमाइनो एसिड्स और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली इसने खुद ही लेने थे मरीख की सरफेस से, और उन्हें खुद ही उन्हें करना था। इसने मशीन के अंदर, उसके अंदर ही सारा सिस्टम था, लेबोरेटरी बनी हुई थी, खुद ही उसने काम करना था सारे का सारा, और उसके ऊपर, और खुद ही रिजल्ट तैयार करके यहाँ पे जमीन पे भेजना था उसे। वो हम्म, मशीन थी एमओडी। उसको बनाने में भी इनका बड़ा काम था, जेफरी अल्वाडा। वो कहते हैं ठीक। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन फेसेस नो ग्रेटर क्राइसिस देन
on the point of explaining the emergence of life. नजरिया इत्तिका ने जिंदगी के ज़हूर की वजाहत के नुक्ता नजर से ज्यादा किसी बड़े बहरान का सामना नहीं किया. The reason is that organic molecules are so complex that their formation cannot possibly be explained by being coincidental, and it is manifestly impossible for an organic cell to have been formed by chance. अभी खुद साइंटिस्ट बता रहे हैं कि रैंडमली तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो सब ड्रामे हैं साइंसदानों के. इसकी वजह ये कि हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इतने पेचीदा हैं कि इनकी तश्कील को इत्तफाकिया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इत्तफाकी तौर पर ऑर्गेनिक सेल की तश्कील नामुमकिन है. चलिए अब थोड़ा सा और आगे आपको लेके जाते हैं अगली स्लाइड में. ये एवोल्यूशनिस्ट हैं. अलेक्जेंडर आई ऑपरेन, इनकी बुक थी द ऑरिजिन ऑफ लाइफ. 1936 में ये बुक आई. ये फरमाते हैं कि अनफॉर्चुनेटली द ऑरिजिन ऑफ द सेल रिमेन्स अ क्वेश्चन which is actually the darkest point of the complete evolutionary theory. origin of cell वो कहते हैं आज भी हमारे लिए एक क्वेश्चन ही है, जो कि डार्केस्ट पॉइंट है हमारी नजरिया इत्तिका के लिए. ये एवोल्यूशनिस्ट है, साइंटिस्ट जो है अलेक्जेंडर साहब. यहां तक तो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई. तो अब आगे थोड़ा सा ना, जो मैंने स्टार्ट में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कौन कौन सी फैक्ट्रीज हैं सेल के अंदर जी. तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सेल की पिक्चर, थोड़ी सी शेप. ये हमारा सेल है जी, ह्यूमन सेल है ये. तो एनिमल सेल में अंदर आप देखें ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें आपको नजर आ रही हैं. इसी स्लाइड को अब हम सामने रख के तो इनके थोड़े के फंक्शन देखते जाते हैं. जैसे ये जितने आपको ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज अंदर नजर आ रही हैं, तो इनमें से जो खला नजर आ रहा है ना, इसमें असल में एक फ्लूइड होता है, जेल टाइप फ्लूइड, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म. वो सब के अंदर होता है एक्सेप्ट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, वो देखेंगे न्यूक्लियस में क्या होता है. इस सब के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसी के अंदर ये सब तैर रहे होते हैं. और वो जेल टाइप इसलिए होता है कि शॉक से टकराने से और इन सबको आपस में ये सस्पेंडेड रखता है, इसलिए जेल टाइप होता है वो. और जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शन या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है सब साइटोप्लाज्म में होती हैं. सेल एक्सपेंशन, जो सेल 1 से 2 होते हैं, 2 से 4, वो सब के सब इसी में काम होता है. जेनेटिक मटेरियल को भी यही महफूज रखता है. सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसी में होती है, ये साइटोप्लाज्म का बता रहा हूं आपको मैं भी. और साइटोस्केलेटन, इसी के अंदर मोनोमर्स होते हैं जो साइटोस्केलेटन को बनाते हैं. साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है? इसने सेल को शेप देनी होती है, स्ट्रेंथ, स्टेबलाइजेस टिश्यूज, एंकर ऑर्गेनेल्स. अब ये आपको इसलिए थोड़ा फास्ट बताता जा रहा हूँ कि ये साइंटिफिक थोड़ी टर्म्स हैं, तो अब इतना लंबा उसको बताने की जरूरत भी नहीं है. और ये जो आपको तीन चीजें धागे नुमा नजर आ रहे हैं ना आपको, जिसमें ये आप देखें स्लाइड में गौर से देखें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं साइटोस्केलेटन के अंदर. ये सारे साइटोस्केलेटन के हिस्से होते हैं. माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स या इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सब के सब इन सबको इकट्ठे करके तो इसको साइटोस्केलेटन कहते हैं बेसिकली. ठीक. अब ये सेल के अंदर, ये एक छोटे से सेल के अंदर की दुनिया है. ये अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ सेल के अंदर की दुनिया. ये जिन चीजों के मैंने नाम लिए हैं ना, उनके अंदर भी दुनिया है. उनके अंदर एक दुनिया है. और ये कैसे खुद ब खुद हो गई है? मतलब ये एक सवाल है ये एथियस्ट हमारे दोस्तों से, यार ये आपके सामने खुलिया पड़ा हुआ है, इस खुलिया के अंदर किस तरीके, क्या मैकेनिज्म है इनका, किस तरीके से ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर चीजें निकल रही हैं, अंदर एनर्जी चल रही है, पूरी फैक्ट्री जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा है. ये रैंडम सिलेक्शन है. चलो अब न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस को कहा जाता है कि ये हमारे सेल का एडमिन ब्लॉक है, ऑफिस है, मेन ऑफिस, जैसे मैनेजर ऑफिस भी कहते हैं कुछ साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी कहते हैं. इसका काम क्या होता है कि इसने सेल की जो मेटाबॉलिज्म है ना उसको मेंटेन रखना है, कि कब करना है, कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, कितनी तैयार करनी है, और कहां तक इसका हाथ रोक देना, फिर एनर्जी नहीं करने देनी. हमारे जिस्म का एक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी इसी के अंदर होता है, इसी ने उसको बचाना होता है. और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ना हमारी, यानी एक मदर से आया था ओवम, फादर से ऐसा स्पर्मेटोजोआ, उन दोनों की उनके अंदर फादर और मदर की टोटल इंफॉर्मेशन थी, वो सारी की सारी आ जाती है इस सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर.
और उसके इंफॉर्मेशन को कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। उस पर करेंगे अलग प्रोग्राम, वो अलग दुनिया अपनी डीएनए में आ जाती है, तो वो भी इसी के अंदर होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, इसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसका अपना एक सेपरेट होता है, उसमें फिर क्रोमैटिन जो सब चलते हैं। अब अगला ठीक हो हिस्सा गया है राइबोसोम। जी जी। राइबोसोम को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अब मैंने बताया था कि पूरी कंपनी है अंदर, पहले हमने जी देखा उसका एडमिन डिपार्टमेंट, अब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट पे आ जाओ। राइबोसोम है जी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। इसका काम क्या है? ठीक। इसने प्रोटीन्स जितनी हमें चाहिए एक सेल को अपने काम, एक सेल को अपने काम के लिए जितनी चाहिए ना, वो सारी प्रोटीन्स इसने बनानी है राइबोसोम ने। हम्म। और एक सेल के अंदर 10 मिलियन राइबोसोम्स होते हैं। वाह। और सुभान जितनी अल्लाह। एक सेल की प्रोटीन इसी ने बनानी है, इसी के अंदर, इसीलिए इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। यानी ये इसका अपना एक फैक्ट्री अंदर, इसकी लोकल फैक्ट्री है, ठीक हो गया। लोकल फैक्ट्रीज नहीं है इसकी, हम्म। एक सेल की। तो राइबोसोम्स ठीक। हमें सेल के अंदर नजर आते हैं। अगर आपको गौर से देखें तो ये सेल के अंदर आपको रेड कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, जी बिल्कुल। कुछ फ्रीली घूम रहे हैं साइटोप्लाज्म में, सस्पेंडेड है, और कुछ ये ब्लू ट्यूब्स के साथ चिपके हुए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, जो ब्लू ट्यूब्स है जिनके साथ चिपटे हुए हैं उनको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी हम्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चिमटे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर वो उसके साथ मिलके अंदर से मटेरियल ले रहे होते हैं, प्रोटीन तैयार कर रहे होते हैं। जब तैयार हो जाती हैं, जिनमें तैयार हो जाती हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, छोड़ देते हैं इसको, साइड भी हो जाते हैं। यानी इतना पूरा सिस्टम चल रहा है इसका। वाह वाह एंडोप्लाज्मिक वाह। रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आमतौर पर इसको साइंस की जुबान में कहते हैं प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग डिपार्टमेंट। हम्म। यानी जितनी प्रोटीन तैयार होती जा रही है ना, उसको इन्होंने प्रोसेस करना है, यूजेबल फॉर्म में लेके आना है फिर, और फिर उसको असेंबल ठीक। करना है, मिलाना है। और सिर्फ ओके। इतना ही काम नहीं इसका होता, इसका एक और फंक्शन होता है कि इसने कैल्शियम आयंस हमारे इसके अंदर कितने हैं सेल के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन को भी इसी ने कंट्रोल करना है, कम या ज्यादा ना हो सके। साइटोप्लाज्म में कैल्शियम के आयन कितने हैं वो भी इसी ने कंट्रोल करना है। अब आगे जाते हैं अपनी कंपनी के शिपिंग डिपार्टमेंट में। वो है गॉल्जी ऑपरेटर्स। इसको गॉल्जी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गॉल्जी बॉडीज भी कहते हैं, जो भी नाम आपने पढ़ा हो। तो ये शिपिंग हम्म डिपार्टमेंट है। इसका काम क्या होता है कि जितने भी वो प्रोटीन तैयार हो चुकी होती है ना, और वो प्रोसेस और असेंबल हो चुकी है, वो सारी की सारी हैंड ओवर कर दी जाती है गॉल्जी बॉडीज को। इन्होंने फिर अच्छा। क्या करना होता है, उसको उसको फिर उन्होंने जहां जहां पे पूरे सेल में जहां जहां पे उसकी जरूरत है ना, डेस्टिनेशन है, वहां पे डिलीवर इन्होंने करना है। ये शिपिंग डिपार्टमेंट है। हम्म। वाह जी वाह, क्या बात। अच्छा, ये अभी सप्लाई हम करते हैं सोचते, पहले। जी, ओके। अब इतना सोचना हमने कि ये काम हो रहे हैं, तो इतने सबको देखने के लिए तो कोई हमें जनरेटर भी तो चाहिए ना, कोई पावर हाउस हम्म। भी तो होता होगा। बिल्कुल सारी बात तो है। पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। वो आगे आपको नजर आ रहा होगा इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल। वो ऊपर, सबसे ऊपर है। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ जी, ये पावर हाउसेज है, ये जो यहाँ पे पीनट एनर्जी ये जो बनती है। पीनट की और शक्ल इस का, नादरीन, ये जो पीनट पीनट की शक्ल के आपको तीन नजर आ रहे हैं ना, इनको, इनके बारे में प्रोफेसर कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक हो गया जी। ये है पावर हाउसेज। इन्होंने क्या करना है, एनर्जी तैयार करनी है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है जितनी सेल को चाहिए होती है। उस एनर्जी के जरिए सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी तैयार करते हैं। और सेल्स में एनर्जी कहते किसे हैं? सेल जैसे हमारी यूनिट, जैसे हमारे मुल्क में करेंसी को रुपया कहते हैं, यहाँ सऊदी अरब की करेंसी को रियाल कहते हैं। तो एक सेल जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसका नाम रखा है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ये एनर्जी करेंसी एटी। है। हाँ, इसने ठीक। एटीपी तैयार करनी होती है, एनर्जी तैयार करनी होती है। और फिर पूरे सेल के मुख्तलिफ जितने भी ये जितने भी इसके पार्ट्स काम कर रहे हैं सेल के अंदर, जो जो ब्लॉक्स हमने अभी समझे थोड़े से, उन सब जी। ब्लॉक्स को एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। हम्म। अब आगे इतना सब कुछ हमने तैयार कर लिया, तो कुछ ज्यादा बनता होगा, तो उसे स्टोर करने के लिए हमें स्टोरेज ब्लॉक भी चाहिए, गोडाउन भी चाहिए। वाह वाह। हाँ, तो वो भी है इसके अंदर। वैक्यूल आपको नजर आ रहा होगा। वो अमेजोन देने या वो ना देने, फ्लिपकार्ट वाले देने, और स्टोर देने, ये ठीक हो गया। अच्छा तो ये वैक्यूल जी। है, ब्लू किस्म का आपको नजर आ रहा होगा, ब्लू कलर का वैक्यूल है अच्छा। ये। इसको स्टोरेज ब्लॉक कहते हैं। इसने क्या करना होता है, इसने फूड, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे स्टोर होते हैं। ठीक। और एक कंपनी में हमने देखा होगा आमतौर पर कि ये जो गोडाउन का या स्टोर का डिपार्टमेंट होता है, इनके पास काम थोड़ा होता है। तो फिर आमतौर पर कंपनी जो मैनेजर होते हैं ना, तो आपने देखा होगा स्टोर वाले जो लोग काम करते हैं स्टोर में,
नाराज रहते हैं मैनेजमेंट से। क्यों? वो क्या कहते हैं कि हाँ यार हमें कभी किसी काम में लगाते हैं, कभी किसी काम में लगा देते हैं। हाँ। हाँ, तो यहाँ भी सेल के अंदर भी एग्जैक्टली यही होता है। यही अच्छा जो वैक्यूल्स हैं, इनके पास काम ना हो तो फिर ये इनके फंक्शन को चेंज किया जाता है। अच्छा, ये भी लड़ पैंदे ने, स्ट्राइक कर देंदे ने, फिर नहीं इनके चलेगा फंक्शन को नहीं चेंज किया, चलेगा। इनके फंक्शन को ठीक हो चेंज किया जाता है, और फिर गया। ये अच्छा। इनकी शेप और साइज चेंज हो जाता है। मसलन मिसाल के तौर पर बॉडी में इमरजेंसी आ गई, हमारे स्किन सेल्स कम हो गए, में स्किन सेल की जरूरत पड़ गई, ये वैक्यूल के अंदर जो हमारा जो एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको फौरन ऑर्डर मिलता है फिर कि चलो प्रोड्यूस। वो इस काम करते हैं, उनका शेप और साइज चेंज होता है। और यही इनमें से सिर्फ सेल की बाहर की बात कर रहा हूं मैं, सेल के अंदर भी फॉर एग्जांपल हमें राइबोसोम्स कम पड़ गए, राइबोसोम की जरूरत और पड़ गई, ये राइबोसोम्स बन जाएंगे। हमें माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, ये बन जाएंगे। ठीक हो जो गया। भी जिसकी में जरूरतें बनते जाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब अच्छा सवाल ये पैदा होता है, इतना कुछ इसके अंदर हो रहा है, तो फिर ये जो वेस्ट मटेरियल भी तो कहीं जाता होगा ना। जो एग्जैक्टली चीजें सही नहीं exactly. बनी या तो वो रिसाइकलिंग वो क्या है? ये अब आपको नजर आ रहा होगा लाइसोसोम्स। हम्म। लाइसोसोम्स होते हैं वेस्ट एंड रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट। जी, ये पिंक कलर के जो बॉल्स आपको नादरीन नजर आ रहे हैं ना, छोटे छोटे से, हाँ जी, पिंक कलर की, वो लाइसोसोम जी। ये वो वैक्यूल के वेस्ट ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे। वेस्ट तो जी जी बिल्कुल। ये है वेस्ट एंड रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट। अब इनके अंदर हो बेसिकली क्या होता है, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। हम्म। इन्होंने क्या करना होता है, ये उन एंजाइम क्या कहते हैं कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इन सबको छोटे छोटे यूजेबल फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं, इनको तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और जो वेस्ट डिस्पोजल होता है ना, उसको जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उस सबको डिजॉल्व कर देते हैं, तोड़ तोड़ के इतना छोटा कर देते हैं, उसको साइटोप्लाज्म में डिजॉल्व भी कर देते हैं। हम्म। अच्छा, ये सबके बाद जब इतना काम कंपनी में हो रहा है तो हमें सिक्योरिटी भी तो चाहिए। वाह, क्या बात। चल को सिक्योरिटी भी तो चाहिए, फिर इतना कोई चोरी ना हो जाएगी। एम एम को सेल ना चौक के ला जाए। हाँ जी। जी, इसका कोई अंदर कोई फैक्ट्री का कोई डिपार्टमेंट ना उठा के ले जाए। तो हाँ बिल्कुल। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है हमारी सेल मेम्ब्रेन। हम्म। ये जो सेल श्योरली। मेम्ब्रेन जिसने कवर किया हुआ है ना, ये एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है। इसने कुछ लोगों को अंदर आने की इजाजत देनी है, कुछ को नहीं देनी। ठीक ठीक। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, प्लाज्मा लिमा जी। भी, और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ये सब इसी के नाम है। ये प्लाज्मा लिमा या। सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा मैं आपको ना डिटेल में दिखाना चाहता हूँ एक दफा, नेक्स्ट स्लाइड पे। ये सेल मेम्ब्रेन देखिए, इस यहाँ पे जी आपको गोल सी नजर आ रही है, कुछ भी नहीं है, लाइन सी है। नेक्स्ट जी। स्लाइड में आप देखें, आपको इसको पता चले। नेक्स्ट साइड में दिखाते हैं। जी जी प्रोफेसर, मैं माजरत चाह रहा हूँ, इसको हमारे पास 1 घंटे से ऊपर हो चुका हुआ है। तो इसको हमने ना समराइज करना है, क्योंकि ये 1 घंटा जो होता है ना, एक उसको बहरहाल आप उस पर कर लें, तो मैं चाहूंगा आप जरा थोड़ा नहीं, सा फिर रहने टाइम दें, लेके चलें। सेल मेम्ब्रेन की डिटेल नहीं को नहीं, उधर ही इसको छोड़ करें। दें। मेरी नहीं बात नहीं, सुने इसको आप, कर लें आप। जी जी। मेरी बात सुने ना, इस सेल मेम्ब्रेन को इधर ही छोड़ते हैं। तो मैं इसको वाइंड अप करता हूँ फिर, कि ये देखो, अब हम सब ने देखा ये कि वाकई एक पूरे का पूरी फैक्ट्री है, पूरी का पूरी कंपनी हमारी एक सेल के अंदर चल रही है, जो हमें नजर भी नहीं आता। और यहाँ पे आके एंड पे मैं आपको समअप करने के लिए लास्ट स्लाइड आपको दिखाता हूँ कि प्रोफेसर क्लास डोज थे, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट इन यूनिवर्सिटी ऑफ जोहानस गोटनबर्ग में थे। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं मोर देन 30 years of experimentation on the origin of life in the fields of chemical and molecular evolution have led to a better perception of the immensity of the problem of the origin of life on earth rather than to its solution। तो कह रहे हैं जितने 30 साल हो गए हैं, हम जितने भी एक्सपेरिमेंटेशन करते जा रहे हैं, जो भी तहकीक करते जा रहे हैं, तो बजाय ये कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता, उसका सोल्यूशन मिलता हमें, हमारे प्रॉब्लम की इमेंसिटी, इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। यानी कि एवोल्यूशनिस्ट है ना, ये तो चीख रहे हैं अभी ये कि हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, वो हमारी जो प्रॉब्लम थी बढ़ती जा रही है। एट प्रेजेंट all discussions on principal theories and experiments in the field either end in stalemate or in a confession of ignorance। अब देखें, बेबसी इस हद तक आ गई कि अब वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी डिस्कशन और जितनी भी थ्योरीज थी, वो या तो शिकस्त खा चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं, और या फिर कन्फेशन ऑफ इग्नोरेंस, कि जहालत का एतराफ है और कुछ भी नहीं।
यहीं पे मैं खत्म करता हूँ कि खुद आहिस्ता आहिस्ता मानने पे आ गए हैं कि हम इतराफ करते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, या फिर हम स्टेलमेट बस शिकस्त तस्लीम करते हैं कि वाकई ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हमसे हो रही। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, माशाल्लाह आपने इस पर सेल के जो एजाज है उसके ऊपर काफ़ी शरोबस के साथ रोशनी डाली। नाजरीन, 1 घंटे का कोशिश करते हैं हम इस प्रोग्राम को रखें। उसकी वजह ये होती है कि 1 घंटे तक एक प्रोग्राम जो है वो काफ़ी होता है। उसका एक इंट्रो, उसकी एक जो नो हाउ है, जिसको कहते हैं माँ बिहिल इम्तियाज़ व माँ हुआ, किसी चीज़ की हैत को, उसकी हकीकत को समझने के लिए बेसिकली 1 घंटा उसको समझने के लिए काफ़ी। और उसके लिए ये भी चीज़ होती है कि हम मज़ीद उन चीज़ों के हवाले से कोई सवाल जवाब हैं वो ले सकें। मैं आज माज़रत चाहता हूँ, आज हम सवाल जवाब की नशिस्त जो है उसको स्किप करेंगे, क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम की वजह से थोड़ा-सा साइड पे होना पड़ेगा। प्रोफ़ेसर साहब, हम नेक्स्ट वेडनेसडे को इंशाल्लाह सवाल जवाब की नशिस्त लेंगे प्रोग्राम के साथ। और उसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं, तो आप अपनी कमेंट्स के अंदर दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप उस पर अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। आपको आज एक छोटे से खुलिये के अंदर जो फैली हुई कायनात है, उस हवाले से रोशनी डालकर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जब एक छोटा-सा सेल, एक छोटा-सा सेल, उसके अंदर एक पूरे का पूरी दुनिया आबाद है, पूरा एक मैकेनिज़्म चल रहा है और इतने मंज़ूम तरीके से, इतने मरबूत तरीके से, इतने मुनज़्ज़म तरीके से वो चीज़ चल रही है, और आप धड़ल्ले से ये कह दें कि कोई बनाने वाला नहीं है। एक लम्हा ना लें और झटक कर कह दें इस कायनात का कोई खालिक नहीं। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी और इससे ज़्यादा कज-फ़हमी और इससे ज़्यादा तंग नज़री और इससे ज़्यादा ज़बूहाली और इससे ज़्यादा फ़िक्री तनज़्ज़ुली कोई और ना होगी। एक छोटे से सेल के ऊपर आप ये बात, और ये एस्टेब्लिश हो चुका हुआ है। ये हवाई बातें नहीं हैं, ये थ्योरी नहीं है, एस्टेब्लिश्ड है। हवालों के साथ आपको दिखा चुके हैं। तो सोचें, खालिक की कहानी, मखलूक की ज़ुबानी, समझें, दोस्तों तक इसको शेयर करें, अपनी राय का इज़हार करें, अपना भी ख़्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।